प्रिय छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूकंप और ज्वालामुखी, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी, इर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। इनके क्या कारण हैं, क्या प्रभाव है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपके बीए प्रथम वर्ष के अंदर जो आपका सेकंड सेमेस्टर के अंदर है, और वैसे ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जो एमए के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आपका ये पार्ट बनता है भूकंप क्या है और ज्वालामुखी क्या है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। तो एमए फर्स्ट के जो स्टूडेंट है ज्योग्राफी के, वो उनके लिए भी है इम्पोर्टेंट है। तो सभी के लिए, चाहे वो भी एक स्टूडेंट हो, तो आपका ये ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण पार्ट जो आपका भूकंप का अर्थ और परिभाषा बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम इसके अंदर देखेंगे, और फोटो के साथ तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ हम बात करते हैं कि भूकंप का अर्थ एवं परिभाषा। इर्थक्वेक मीनिंग एंड डेफिनेशन। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण धरातल के किसी भाग का अचानक कांप उठना भूकंप कहलाता है। यानी कि पृथ्वी का कोई भी जो भाग है वो क्या अचानक कांप उठता है, वो पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण कांपता है, यानी कि उसके अंदर कंपन उत्पन्न होती है। और भूकंप क्या है, चट्टानों के तीव्र संचरण से पैदा हुआ झटका है या झटके का क्रम है, जिसकी उत्पत्ति सीमित क्षेत्र में और फैलाव हर दिशा में होता है। तो ये हम देख लेते हैं चित्र के द्वारा। ये आपको दिखा रखा है जिस प्रकार ये क्या आपका भूकंप मूल के अंदर है, जहाँ से क्या है भूकंप आपका उत्पन्न होता है। यह वह पॉइंट है जहाँ से क्या भूकंप उत्पन्न होता है, मूल जहाँ से उत्पन्न होता है, और जहाँ सबसे पहले पहुँचता है वो क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है। और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं, ये इस प्रकार ये भूकंप रेखाएं, इनका जो प्रभाव रहता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इसका क्या भूकंप का प्रभाव कम होता है, और जहाँ इसके पास जो इलाके होंगे वहाँ भूकंप का जो क्या ज़्यादा कहर बरसेगा, मतलब ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इस फोटो के अंदर भी आप देख सकते हैं जिस प्रकार ये देखिएगा भूकंप के द्वारा लोगों के घर ढह जाते हैं, और सड़कों के अंदर गहरी गहरी खइयाँ हो जाती हैं। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इस फोटो के अंदर किस प्रकार ये घर तबाह हो गए। और भी हम फोटो यहाँ देख सकते हैं, खबर है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो भूकंप है यहाँ नेपाल के अंदर आया था आपका, और इसके जो प्रभाव है वो दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड में महसूस किए गए थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो भूकंप का जो केंद्र है वो यहाँ था, और इसका जो प्रभाव है ना वो देखते हैं क्या चारों ओर होगा। जिस प्रकार इसके भूकंप रेखाएं हम खींच लेते हैं इस प्रकार से, तो इसका प्रभाव ये देख बहुत बड़े क्षेत्र तक होगा, यानी कि इसकी जो महसूस किए जाएंगे, यहाँ तक झटके महसूस किए जाएंगे। हालांकि यहाँ की कम तीव्रता होगी, यहाँ इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार ये आप भूकंप समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं तो इस प्रकार किस प्रकार इसका प्रभाव होता है। और देखते हैं कि आप जो परिभाषा दे रखी है वो देख लेते हैं। जेबी मैसी-लेवन के अनुसार भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है जिसे धरातल के ऊपरी या नीचे चट्टानें लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था द्वारा पैदा होती है। तो ये अलग अलग परिभाषा दे रखी है। आसान परिभाषा इसके अंदर अर्थ होम्स की रहेगी आपकी, भीतरी चट्टानों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाले लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं। ये आसान परिभाषा आप याद रख सकते हैं। आपको एक या दो परिभाषा इसके अंदर लिखनी होती है। और आगे आपका, जिस प्रकार किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर गोलाकार लहर केंद्र से बाहर की तरफ चारों ओर चलती है, उसी प्रकार भूमि पे तरंगों का विक्षोभ केंद्र से चारों ओर चलता है। आपको देखा होगी कभी शांत पानी होगा और आप उसके अंदर पत्थर डाल दीजिएगा, तो इस प्रकार आपको चारों ओर क्या दिखेगा, इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार आपको चारों ओर क्या है गोल गोल यानी कि लहरें सी उत्पन्न हो जाएंगी, और वो किस प्रकार जाएगी, इस डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई देंगी आपको। तो इसी प्रकार भूकंप, ये तरंगे चलती है, सीधी सी बात है, ये देख सकते हैं आप। इसका जो प्रभाव वो सेंटर पर ज़्यादा होगा। ठीक है। इस प्रकार आप इस प्रकार भी देखते हैं, जैसे कि आप दिवाली के अंदर बम या पटाखे फोड़ते हैं, तो उसके जो पास होता है बिल्कुल उसको ज़्यादा नुकसान होता है। मान लीजिए आप कोई पटाखा जला रहे हैं और उसके पास आप खड़े अनार या बम जला रहे हैं, उसके बिल्कुल पास खड़े हैं, तो वो आपको नुकसानदायक हो सकता है, आपको चोट मार सकता है। जिससे जितना आप उससे दूर जाएंगे उसका प्रभाव क्या कम होता जाएगा। ठीक है। वही काम भूकंप के अंदर होता है, उसके जितना जहाँ वो उत्पन्न होता है ना वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही लाता है, और जहाँ उससे दूर जाएंगे ना तो उसकी प्रभाव क्षेत्र क्या कम हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। तो भूकंप की उत्पत्ति एवं लहरें, यानी कि ऑर्गन ऑफ इर्थक्वेक्स एंड वेव, इसकी किस प्रकार तरंगे वो चलती हैं वो देखेंगे। लहरें
वो अधिकतर भूकंप पृथ्वी के अंदर यानी कि जो 50 से 100 किलोमीटर यानी कि पृथ्वी के नीचे अगर हम बात करें, ये जो भूकंप का दिखा रखा है तो कितना 50 या 100 किलोमीटर के नीचे गहराई तक अगर हम देखें तो वहाँ आते हैं ज़्यादातर भूकंप। पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र, या मैंने आपको बता ही दिया था, उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं, जहाँ से बिल्कुल उत्पन्न होता है। और उसे उद्गम केंद्र से ऊपर भूकंप की लहरें जहाँ विभिन्न दिशाओं में से प्रसारित होती है, जहाँ भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, ये आपको बताइए। और ये एक तार्क है, इसको हम देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष भूकंप यंत्रों द्वारा 8,000 से जो आपको 10,000 भूकंप दर्ज किए जाते हैं। और इसका अर्थ है कि यह हुआ कि विश्व में हर घंटे कहीं ना कहीं भूकंप आता रहता है और महासागरों के अधिकांश भागों में भूकंप आने की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ कभी भूकंप मापे जाए तो इनकी वास्तविक संख्या लगभग 50,000 प्रतिवर्ष हो सकती है। यानी कि भूकंप जो है, आपको पता है कि अपना पृथ्वी पर जो 70% पानी यानी कि महासागर है, तो महासागर के अंदर हल्के थोड़े मोटे भूकंप आते रहते हैं, उनका हमें पता नहीं चलता। उससे थोड़ा मोटा समुद्र का पानी हिलेगा, ऊपर ऊंची लहरें उठेंगी। अगर ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आता है उससे तो आपको पता है कि सुनामी आ जाती है समुद्र के अंदर। और तो आगे हम देखते हैं क्या कहते हैं, ठीक उस ऊपर धरातल पर स्थित उस बिंदु को जहां भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंपीय लहरों का प्रतिफल होता है। जो भूकंप है भूकंपीय लहरों का, यानी कि भूकंप की जो लहरें हैं उससे ही उत्पन्न होता है। भूकंपीय तरंगे को दर्ज करने वाले स्वचालित यंत्र को भूकंप लेखी कहते हैं। यानी कि देखो भूकंप जो उत्पन्न होता है, तरंगे आपको पता है कि ध्वनि में वो तरंग के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जो इससे जो लहरें निकलती हैं, तरंग निकलती है, उनको मापा जाता है। भूकंप का सबसे ज़्यादा जो असर है अधिकेंद्र पर होता है। मैंने आपको बता दिया, ये धरातल के ऊपर होगा और जो भूकंप मूल केंद्र वो नीचे होगा। तो यहाँ अगर किसी के मकान वगैरह बने हुए हैं तो वो आवासीय क्षेत्र है तो वो बिल्कुल तबाही मच जाएगी, जिस प्रकार आपने इस तस्वीर के अंदर देखा था। तो यहाँ मान ली इसके आसपास कहीं सेंटर रहा होगा, जिसके कारण यहाँ के जो घर है वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। और जहाँ ज़्यादातर भूकंप आते हैं ना, वो आपको देखिए काठ के घर देखने को मिलेंगे, ताकि अगर घर पड़ भी जाए तो मतलब कम से कम नुकसान हो और कम से कम चोट वगैरह लगे। एक तो देखिए आप सीमेंट के अगर घर होंगे, उनकी छत पड़ गई, उसके नीचे दब गए तो इंसान बचेगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। और अगर जो काट के हैं तो उससे कुछ मतलब कुछ हद तक कम नुकसान होगा। तो इसलिए जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ काठ के घर बनाए जा सकते हैं। अब ये इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं काठ के घर है ये। तो जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए वहाँ जो है लकड़ी से मकान बनाए जाते हैं। और बर्फ़ से बचने के लिए भी एक बहुत अच्छा कारगर तरीका रहता है। आगे हम देखते हैं कि यह भूकंप लेखी कहलाता है। और भूकंप का सबसे असर केंद्र अधिकेंद्र पर होता है। अधिकेंद्र से दूर जाने पर भूकंपीय लहरों की तीव्रता और विनाशकारी जो प्रभाव उत्तम कम होता जाता है। इन लहरों का मार्ग प्राय अंडाकार या वृत्ताकार होता है। ये पूछ लिया जाता है कि जो भूकंप लहरों का, ये देखिएगा, या तो ये बिल्कुल गोलाकार में होगी इनकी जो, या फिर ये बिल्कुल क्या अंडाकार में होगी, बिल्कुल अंडाकार में ही दिखा रखा है आपको। तो इस प्रकार इनकी होती है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे भूकंप अधिकेंद्र से तो इसका प्रभाव है वो कम होता जाएगा, इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। सीधी सी बात, जैसे कि मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि जैसे आप पटाखे वगैरह या बम वगैरह आप जलाते हैं तो उसके पास रहेंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, दूर जाएंगे तो उसका प्रभाव कम होता जाएगा। उसी प्रकार जो भूकंप का सेंटर होता है ना, वहाँ प्रभाव उसका ज़्यादा होता है और जैसे जैसे दूर जाएगा उसका प्रभाव कम होता जाता है। तो ये हमने देख लिया था। आगे हम देखते हैं, ये एक और फोटो आप देख सकते हैं कि भूकंप की तबाही से किस प्रकार लोगों की मतलब बड़ी से बड़ी इमारतें ढह जाती है। लोगों जिस पर आपका नेपाल में, भूटान में भी भूकंप आए थे। और भारत के अंदर भी गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था उससे भी काफ़ी तबाही हुई थी। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जान माल को नुकसान होता है। मतलब ये कोई बता के नहीं आता, मतलब इसका कोई पहले अनुमान नहीं लगा सकता। एकदम 1 या 2 सेकंड में सारा कुछ तबाह कर देता है। इस प्रकार आप तस्वीर के अंदर देख भी सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ये भूकंप यंत्र जो किस प्रकार काम करता है, ये आपको दिखा रखा है। तो ये देखिएगा, वाली भूकंप रेखाओं को सम भूकंप रेखाएं कहते हैं। यानी कि समान भूकंप वाली रेखा, जिन भूकंप रेखाओं की जो तीव्रता समान होती है सम भूकंप रेखाएं कहलाती हैं। एक समय भूकंप की तीव्रता को प्रकट करने वाली रेखाओं को सम भूकंप रेखाएं, यानी कि एक ही समय के अंदर जो भूकंप आते हैं और उनकी जो तीव्रता को प्रकट करता है उन्हें सह भूकंप रेखाएं। और समान भूकंप रेखाओं यानी कि जिनकी तीव्रता समान होती है वह सम भूकंप रेखाएं कहती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये पूछ लिया जाता है आपका। तो ये आपका यंत्र है, जिस प्रकार आपको दिखा रखा है कि ये स्तंभ है। तो ये किस प्रकार काम करेगा आपका,
इस प्रकार ये धरती के अंदर यहाँ गाड़ रखा है। और जैसे कि ये दिखा रखा है आपको घूमने वाला, फिर ड्रम लगा रखा है, प्रकाश किरण लगा रखी है, ये शीशा मिरर लगा रखा है आपका, और भूकंप मापक, ये भूकंप मापक है, और ये बूम है आपका लगा रखा है। तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो भूकंपित जो तरंगें होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम। स्वभाव, शक्ति और गति के आधार पर भूकंपीय लहरें 3 प्रकार की होती हैं। तो आपको पता है कि प्राथमिक, सेकेंडरी एंड और तीसरी होगी आपकी धरातलीय एल वेव। तो सबसे पहले हम प्राथमिक तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक तरंगों का दूसरा नाम अनुदैर्घ्य तरंगे है, इन्हें पी वेव्स भी कहते हैं। प्राथमिक तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि भूकंप जब आता है तो सबसे पहले पृथ्वी के जो ऊपर धरातल पर यही सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। अतः धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है तो इनकी जो गति है ना वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में ये 8 से लेकर 14 किलोमीटर तक जा सकती है। यह तरंगे ठोस, तरल और गैसीय तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है। अगर मान लीजिएगा रास्ते में इसके चट्टानें आ गई या पानी आ गया या गैस अवस्था अगर कहीं आती है धरातल के अंदर तो वहाँ से आसानी से गुजर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी अंदर से गर्म है, आग का गोला है, अंदर काफ़ी गर्मी है, तो वह गैस, तरल, ठोस तीनों अवस्थाएं मिलती है, तो उन तीनों से गुजर सकती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, पानी से, ऑक्सीजन, हवा से, सभी जगह से अंदर अगर जो मान ली गैसीय अवस्था भी है तो उससे गुजर सकती है तीनों से, कोई दिक्कत नहीं इसको। ऐसी लहरें ध्वनि तरंगों की तरह अणुओं को आगे पीछे धक्का देती हुए आगे बढ़ती है, और पृथ्वी की करोड़ से केवल यही तरंगें गुजर सकती है। आपको पता है कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, भूपट्टी, मेंटल और कोर, यानी कि कोर। इन तीनों से गुजर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे अलग अलग अवस्था में, कोई ठोस है, कोई थोड़ा सा तरल है, कोई थोड़ी सी गैसीय अवस्था में, तो अलग तीनों से आरामदारी से गुजर सकती है। ये आपकी प्राथमिक तरंगें होगी। तो ये आपको प्राथमिक तरंगे दिखा भी रखी है। देखिए जिस प्रकार आपको ये जो तरंगे की जो मापने की जो आप देख सकते हैं, इस प्रकार जो तरंग की तीव्रता माप रखी है भी कितनी है। आपको देख जिस प्रकार की तरंगे आपको यहाँ के इसमें दिखेगी, जो आपके हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं ना किसी की दिल की धड़कन वो चलती है, वो तरंगे हैं, वो किस प्रकार दिल धड़क रहा है, उसी प्रकार इसके अंदर मापा जाता है। ठीक है, तरंग की धैर्य मतलब कि कितनी, अगर ज़्यादा आपका दिल तेज़ी से धड़कता है, मान ली सही आपका धड़क रहा है तो आपका दिल इस प्रकार दिखाता है। कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उसकी सीधी तरंग हो जाती है, वो सीधा हो गया, मतलब वो मर गया। तो इसी प्रकार की जो तरंगे इसी प्रकार उसके अंदर दिखती है। यंत्र के अंदर जो भूकंप लेखी यंत्र होता है, आजकल आधुनिक जो यंत्र आ चुके हैं उसके अंदर इस प्रकार तरंगे दिखती है। तो प्राथमिक तरंगे आपको इस प्रकार दिखाई देंगी उस यंत्र के अंदर आप देखेंगे तो, जिस प्रकार आपको चित्र में द्वितीय तरंगे आपको थोड़ी सी बड़ी दिखाई देंगी। और देखिएगा तरंगों के अंदर 2 चीज़ होती है, एक तो ये होती है, ये इसे कहते हैं एक तरंग से यहाँ से लेकर यहाँ की ये तरंग की आवृत्ति है, और ये क्या तरंग की लंबाई। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी गोल भी हो सकती है। इस प्रकार देखिएगा ये क्या है, ये इस प्रकार देखिएगा आपको, ये देखिएगा इस प्रकार से। तो ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये जो दूरी है ना, ये तो तरंग की लंबाई होगी, और ये यहाँ से यहाँ तरंग की आवृत्ति होगी। ठीक है, और तरंग की आवृत्ति और तरंग की लंबाई में उल्टा रिलेशन पाया जाता है। अगर तरंग की लंबाई अधिक है तो तरंग की आवृत्ति कम होगी, अगर आवृत्ति अधिक है तो तरंग की लंबाई कम। मान लीजिएगा इस प्रकार, ये देखिएगा इस थोड़ी सी ये मान लेता हूँ, तो इसके अंदर क्या तरंग की लंबाई कम है और तरंग की आवृत्ति ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे। ठीक है, तो इनकी क्या लंबाई कम है लेकिन आवृत्ति ज़्यादा है इसके मुकाबले। ठीक है, तो ये उल्टा रिलेशन आप ध्यान रखना तरंग की आवृत्ति का। और उसके बाद में हम देखते हैं गौण अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, CS वेव्स जिन्हें कहते हैं। S तरंगे प्रकाश अथवा जल तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश और जल की तरह चलती हैं, जिनमें कणों की गति तरंग की दिशा में समकोण पर होती है। इन्हें आड़ी तरंगे भी कहते हैं। इनका प्राथमिक वेग प्राथमिक तरंगों के वेग से 4 किलोमीटर जो है वो कम है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और S तरंगे तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती, यानी कि ये पानी, अगर पानी है तो वहाँ से नहीं गुजरेगी। ये मान ली भूमि के नीचे अगर भूमिगत जल है वहाँ से नहीं गुजर पाएंगी ये, तो ये इसकी एक कमजोरी है कि ये तरल अवस्था से नहीं गुजर सकती, और सागरीय भाव में पहुँचने पर ये लुप्त हो जाता है। तो कारण है कि यानी कि समुद्र के अंदर ये तरंगे नहीं पाई जाती, क्योंकि ये तरल अवस्था में नहीं चल सकती, सीधी सी बात है। आगे हम देखते हैं कि जो धरातलीय तरंगे अथवा लंबी तरंगे यानी कि L वेव्स जिन्हें कहते हैं, ये अत्यधिक प्रभावी तरंगे होती हैं जो धरातल के निकट चलती है, और P और S लहरों के बीच धरातल पर पहुंचती है, क्योंकि ये लहरें पृथ्वी को चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती है, यानी कि पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के, आपकी पूरी पृथ्वी है ये यहाँ से जहाँ से उत्पन्न हुई है पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके बिल्कुल यहाँ अधिकेंद्र पर पहुँचती है, ऊपर पहुँचती है इस प्रकार से।
मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, यहाँ भूकंप उत्पन्न हो, ये क्या पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा गया इस प्रकार से, और फिर ये क्या यहाँ से और क्या दिगंबर पर प्रकट होगी, तो इसके अंदर जो इसकी जो तबाही लाने वाली जो तरंग है वो यही है। और क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाकर गति के अंदर पहुंचती है, और एल तरंगे भयंकर तरंगे होती है जो ठोस, तरल व गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है, किंतु अधिक गहराई पर लुप्त हो जाती है। इन्हें गति 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है, यानी कि जब ये तरंगे आती है ना तो बहुत ज़्यादा जान मान को हानि होती है, लोगों के घर 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 टूट जाते हैं, सड़कों के अंदर दरारें पड़ जाती है बड़ी बड़ी। ठीक है, ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं। तो आड़ी तरंगों के यानी कि जो आपकी एल वेव्स है, इसके कारण क्या बहुत ज़्यादा विनाश हुए। देखो आपको सड़क के अंदर कितनी बड़ी खाई हो गई है, लोग ऐसा लगता है जैसे कि धरती प्रलय होगी, बिल्कुल धरती समाप्त हो जाएगी। तो ये भूकंप के कारण हुआ है, ये घटना आप देख सकते हैं। तो इस फोटो से आपको काफ़ी कुछ पता चलता है कितनी तबाही ये लाती हैं तरंगे। ठीक है, तो ये इनका प्रभाव होता है, जो आपकी एल वेव्स होती है उनका इतना विनाशकारी प्रभाव आप देख सकते हैं। मान लीजिए कोई इस गहरी खाई के अंदर पड़ गया, कोई गाड़ी पड़ गई, तो समझ लो वो तो गया। ठीक है, और कितनी गहरी हो सकती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, ये तो इस कारण होता है। तो अब इसका पता चल गया, आगे देखते हैं हम। विनाशकारी होती है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में किए गए अध्ययनों में पी और एस तरंगों की कुछ नई सहायक तरंगे भी पता चला है। पी तरंगों के ठीक बाद अनुभव किए गए धक्कों के लिए जिम्मेवार लहरें पी जी और पी एफ कहा गया है, और इसी तरंगों के ठीक बाद लहरें एस जी और एस कहा गया है। ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जो भूकंप की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो आपका ऑफ इर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता को किस प्रकार मापते हैं वो भी हम देखेंगे। तो कोई भी भूकंप कितना बड़ा है या बता पाना हमेशा एक समस्या रही है, यानी कि आप ऐसे नहीं बता सकते भाई ये भूकंप बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। ये तीव्रता मापनी पड़ती है। भूकंप की तीव्रता को किसी स्थान विशेष पर होने वाली भूकंप भूसंचरण की प्रचंडता और विनाश के संदर्भ में आंकी जाती है। तो विनाश के संदर्भ में आंकी जाती है। विनाश का मूल्यांकन भूकंप से होने वाली मृत्युओं, इमारतों, यानी कि लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, बांध, पुलों, बिजली के तारों और खंभों के होने वाले नुकसान से किया जाता है। यानी कि अगर बेसिक मोटरों पर आप देखें कि भूकंप कितना विनाशकारी था, उससे जितने ज़्यादा जान मान को हानि होगी, इमारतें टूट गई, लोगों ज़्यादा मर के दब गए, बिजली के तार टूट गए, बाढ़ आ गई, अगर ये ज़्यादा होता है तो उससे हम मानेंगे ये भूकंप की प्रचंडता, विनाश ज़्यादा था। भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे रोसी फेरेल पैमाना दुनिया के सामने 1873 के अंदर आता है, 83 के अंदर। इसका इस्तेमाल लगभग आधी शताब्दी के अंदर जो किया जाता है पूरे विश्व में किया जा रहा है, लेकिन यह एक व्यक्तिनिष्ठ और वैज्ञानिक माप है जिसका कमियों को ध्यान में रखते हुए 1902 में इटली के गाइसेप मार्कोली ने एक नए पैमाने को विकसित किया। बाद में यह इसे एचओ वुड फ्रैंक न्यूमान सन 1931 में संशोधित किया, और इसलिए अब इसे मापक को संशोधित मार्काली पैमाना कहा जाता है। एक नंबर के अंदर सीधा पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना है, नेट के एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैमाने में भूकंप की तीव्रता को व्यक्त करने की 12 डिग्रियाँ होती है, 1 से 12 डिग्रियाँ होती हैं। और यह गुणात्मक विधि है जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए मशीनों और उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि भूकंप के दौरान वहाँ के लोगों के अनुभवों और विवरणों के आधार पर व्यक्त किया जाता है। ऐसे विवरण पोस्टकार्ड, चिट्ठियों, साक्षात्कारों तथा अन्वेषकों की तफातिश से इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये हम देखेंगे। तो ये आपका जो पैमाना है, ये देख सकते हैं कि एक यंत्र के बारे में आप पढ़ लेते हैं, ये किस प्रकार से है ये आप देख लेंगे। ये मेंढक से किस प्रकार बनाई है कि यंत्र है भूकंप मापने का, कोई ये मतलब कार्टून, कोई खिलौना नहीं है ये। आप देखेंगे इसे, देखिएगा। भूकंप का पता लगाने के वाले सबसे पहले यंत्र का जो निर्माण करने का श्रेय चीनी दार्शनिक चोंग हेंग को जाता है। यह यंत्र 2 मीटर व्यास वाला एक ऊंचा जार था जिसके ऊपर हिस्से में से समान दूरी पर 8 अजगरों के मुंह निकले हुए थे। ये देख सकते हैं आप चित्र के अंदर, ये 8 अजगर इस प्रकार आपको दिखा रखे हैं। ये कुछ दिखाई दे रहे, बाकी पीछे ही साइड में है। तो ये 8 अजगर है, इनके मुंह में कुछ क्या बोल थी, असली में अजगर नहीं थे, मतलब ये बना रखे थे ये कांच के या किसी भी धातु के। तो ये इसके अंदर इनके मुंह में के बोल फिट करी हुई थी, मतलब जो थोड़ा सा झटका महसूस होने पर इनके मेंढक के मुंह में गिर जाए। ये भी क्या प्लास्टिक या लोह धातु के बनाए हुए थे, नकली से। तो इससे ये एक यंत्र था, मतलब देसी जुगाड़ जिसे हम कहते हैं वो था ये।
भूकंप के मापने का। लेकिन उसके बाद तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम यही था। और हिस्से थे दूरी मुँह से ठीक है। और ये क्या थे, एक ऊंचे जार पर था जिसके ऊपर हिस्से में समान दूरी पर 8 अजगरों के मुंह से निकले हुए थे, और हर अजगर के नीचे एक मेंढक ऊपर की ओर मुंह करके खुले बैठा था। प्रत्येक अजगर के मुंह में गेंद थी, और जहां कभी भूकंप आता तो जमीन थरथराती, किसी न किसी अजगर के मुंह की गेंद निकलकर मुंह के मेंढक के मुंह में चली जाती है। देख सकते हैं, ये देखिए ससुरा ऊपर से मुंह खोलिए बैठा है, और जैसे ही ये बॉल थोड़ा सा हिलेगा ना, इसके मुंह में गिर जाएगी बॉल। ये ठीक है, इससे पता चल जाएगी कहाँ कितना भूकंप आया है। अगर सारी सारी इनके मुंह में गिर गई, हाथ से इसके मुंह में पड़ गई, इसके मुंह में गिर गई, तो इसका मतलब है कि भूकंप की तीव्रता ज़्यादा है। अगर कुछ में पड़ी तो उससे पता चल जाएगी भूकंप इतना ज़्यादा विनाशकारी नहीं है। तो एक मतलब देसी जुगाड़ जिसे हम कहते हैं, जो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, तो वो इन्होंने यहाँ यूज किया। आगे हम देखते हैं। और जो ही कभी कभी भूकंप आता, जमीन थरथराती, किसी न किसी अजगर के मुंह गेंद निकलकर छूटकर मेंढक में फिट हो जाती है। और इस औजार से किसी तरह का पेंडुला था, इसके आज तक पता नहीं चला। और हैंगन की धारणा थी कि यदि दक्षिण में बैठे मेंढक के मुंह में गेंद गिरी तो समझो यंत्र के उत्तर में भूकंप आया है। और यदि यही क्या सिस्मोग्राफ था या सिस्मोग्राफ नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा पता, ये सिस्मोस्कोप था या सिस्मोग्राफ नहीं, ठीक है, सिस्मोस्कोप था, सिस्मोग्राफ नहीं था भाई, ये सिस्मोस्कोप था, सिस्मोग्राफ नहीं था। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिएगा, ये मान लीजिए दक्षिण साइड में है, तो इसके अंदर अगर मुंह में बॉल गिरती है तो इसका मतलब कि उत्तर डायरेक्शन में भूकंप आया, ये थोड़ा सा यंत्र था। अगर पूर्व साइड में भूकंप आया तो पश्चिम साइड वाले की ये जो बॉल है इसके मुंह में गिर जाएगी। तो ये यंत्र इस प्रकार काम करता था। तो जो हमने भूकंप की तीव्रता को मापने का जो मार्कोली जो पैमाना है वो देखते हैं। मार्कोली जो पैमाना वो क्या है, इनका देखिएगा कि अधिकेंद्र के निकट 1 या 2, ठीक है, तो रिक्ट का मापक परिमाप 2, ठीक है, दो रिएक्टर का जो भूकंप आता है तो प्राय इनका पता उपकरणों से लगता है, मतलब थोड़े से विनाशकारी होते, कुछ ज़्यादा नहीं होता। नंबर तीसरा, अगर 3 तीव्रता का भूकंप आता है घरों के अंदर महसूस होता है, थोड़ा थोड़ा लोगों को पता चलता है कि यहाँ भूकंप आया है। अगर 4 का है तो लोगों को महसूस होगा कि हल्का फुल्का थोड़ा मोटा नुकसान हो जाए, कोई दीवार वगैरह फूट जाए, कोई शीशे वगैरह फूट जाएंगे, मतलब थोड़ा ही नुकसान होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भूकंप आया 5 का, यह महसूस होता है और लोग डर के बारे भाग जाए घर से बाहर, वो भूकंप वगैरह भागो भागो भाग जाओ घर से, मतलब थोड़ा जैसे पंखा वगैरह हिलता महसूस होगा ना, लोग घर से बाहर 9 2 11 हो जाएंगे। तो ये होगा। और आगे हम देखते हैं। तो ये भूकंप का जिस प्रकार चित्र मैंने आपको दिखाया कि भूकंप के यहाँ नेपाल के अंदर आया था और यहाँ झटके महसूस किए गए थे। तो ये ज़्यादा तीव्रता का भूकंप था तो ज़्यादा दूर तक महसूस किए जाएंगे, सीधी सी बात है, भारत के अंदर महसूस किए गए थे। तो आगे ये विनाशकारी प्रभाव जो हमने देखे थे, तो आगे देखते हैं। अगर जो भूकंप का जो तीव्रता अच्छा भूकंप का आता है तो उससे सभी घरों के लोग क्या बाहर भागते हैं, और हानि माध्यम भी ठीक ठीक से होती है। और 7 का आता है तो भारी नुकसान, लोगों के बिल्कुल तबाही मच जाएगी। और 8+ का आ गया तो बिल्कुल सत्यानाश, सिस्टम सब कुछ खराब, बहुत ज़्यादा लोग मर जाएंगे, कच्चे पक्के मकान सब टूट जाएंगे, नदी बांध टूट जाएंगे। सोचिएगा हीरा जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है, अगर यहाँ भूकंप आ गया ना, ये भूकंप के कारण ये बांध टूट गया तो पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर कैसे बाढ़ आ जाएगी, तबाही मच जाएगी, इतना ज़्यादा पानी है इसके अंदर। तो अगर भूकंप जो आता है तो वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि भूकंप अगर आपको डायरेक्टली मान लीजिए वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इनडायरेक्टली पहुंचाएगा। जिस प्रकार मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि बांध टूट गया, जैसे भूकंप आया तो उससे बांध टूट गया, तो बांध भूकंप ने तो हमें नहीं मारा, लेकिन हमें किसी ने मार दिया, बाढ़ ने, यानी कि जो डैम का जो पानी है वो आके लोगों को डुबो देगा, उससे लोगों की मृत्यु हुई। इस प्रकार आप समुद्र के अंदर देखते हैं, समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है वो कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन वो उससे क्या होगी, ऊंची ऊंची समुद्र में लहरें उठेगी, सुनामी आएगी, वो क्या लोगों को समुद्र के जल के लोग जो तटीय इलाकों में प्रवेश कर जाएगा और वहाँ के लोगों को जान माल की हानि होने होगी। यानी कि जो भूकंप है वो इनडायरेक्ट रूप से हमें क्या है नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि आपकी बाढ़ आ गई, वो सीधा डायरेक्ट रूप से पहुंचाएगी, भी बाढ़ है तो बाढ़ से ही नुकसान होगा। ज्वालामुखी आ गया तो लोगों के घर सीधे जल जाएंगे, जो वो डायरेक्ट रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन भूकंप इनडायरेक्ट रूप से हमें नुकसान पहुंचाता है। तो ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। भूकंप का जो परिमाण किस प्रकार, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इर्थक्वेक, भूकंप के परिणाम को मतलब है कि कोई भूकंप अपने उद्गम केंद्र पर कितना ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। यह छोड़ी गई ऊर्जा कई बातों पर निर्भर करती है। तरंगों का आयाम,
तरंग त्वरण और तरंग आवृत्ति इत्यादि। भूकंप के परिणाम को सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जो भूकंप का जो परिणाम है उसको किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ जो यंत्र है वो किसने, चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर ने इसका ये इजाद किया था, ये पैमाना ये बनाया था और पैमाने मापा था। चार्ल्स एफ रिक्टर के भूकंप वेता थे, ठीक है, और जिन्होंने 1935 में भूकंप के परिणाम को मापने का पैमाना इजाद किया। 1956 में बेनो गुटेनबर्ग ने स्वयं रिएक्टर ने तथा 1967 में अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने संशोधित किया और इस पैमाने की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। और आपसे पूछ लिया जाए नेट के एग्जाम में अंदर आपसे ये पूछा जाएगा सीधा, तो इससे पैमाने कोई निर्धारित न्यूनतम अधिकतम सीमा नहीं होती, यानी कि इसकी कोई हाइयर और लोअर लिमिट नहीं होती। रिक्टर पैमाना दो स्तरीय परिणाम वाला भूकंप मापने मानव द्वारा महसूस किए जाने वाले सबसे कमजोर भूकंप होते हैं, यानी कि दो तीव्रता अगर भूकंप आता है वो कोई खास नहीं होता, मतलब आते ही रहते हैं, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। इस पैमाने का अब तक 8.6 का परिणाम भूकंप मापा जा चुका है, यानी कि जो पैमाना बढ़ाया गया इन्होंने बनाया, जो चार्ल्स फ्रांसीसी थे रिएक्टर, इन्होंने जो पैमाना बनाया तो 8.6 तीव्रता का भूकंप ये नाप चुके हैं इस यंत्र से, ठीक है। यह लघु गुणक पैमाना है जिसका प्रत्येक उच्च पूर्णांक भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि को प्रदर्शित करता है। अर्थात रिक्टर पैमाने पर 3 परिणाम वाले भूकंप द्वारा धरातल में कंपन 2 परिणाम वाले भूकंप की अपेक्षा 10 गुना तथा 1 परिणाम वाले भूकंप की अपेक्षा 100 गुना होती है। इस प्रकार 8 का परिणाम भूकंप 4 परिणाम वाले भूकंप से 2 गुना होता है, यानी कि सीधी सी बात है कि अगर 4 तीव्रता का भूकंप आता है और एक 8 तीव्रता का भूकंप आता है, ये इससे 2 गुना है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा है, तो इसका जो नुकसान है वो ज़्यादा होगा। 1 का परिणाम वाला भूकंप से 1 करोड़ गुना अधिक नुकसान होगा, ये बता रखा है। वैसे हम देखते हैं कि जो भूकंप और भूकंप बम और भूकंप में अंदर क्या अंतर है, यानी कि लोग बम फोड़ते हैं उससे भी थोड़ा सा हल्का भूकंप आता है, और भूकंप में क्या अंतर है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। 6 परिणाम वाले भूकंप की उतनी ऊर्जा निर्मुक्त करता है जितना 1 मेगाटन वाला परमाणु बम, लेकिन दोनों अनुप्रयोगी अलग अलग है। बम की ऊर्जा परमाणु उपकरणों से संकेंद्रित है, जबकि भूकंप की ऊर्जा विस्तृत क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। यानी कि जो परमाणु बम फटता है वो एक सेंटर से, यानी कि भूकंप जो परमाणु बम के अंदर पता है इस प्रकार से रेंज निकलती है, मान लीजिए सेंटर से बटा 1 से 2 निकलेंगी, यहाँ से 2 निकलेंगी, 2 से फिर के इससे 2 निकलेंगी और इन 2 से और 2 निकलेंगी। इस संरचना पर काम करता है, ठीक है, इस संरचना पर काम करता है, यानी कि आगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस प्रकार होता है, तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है, उसका प्रभाव अलग होता है। लेकिन भूकंप का क्या है, सीधा भूकंप किस प्रकार चलेगा, तो भूकंप की जो लहरें हैं ना वो किस प्रकार चलेगी, भूकंप की लहरें इस प्रकार चलेंगी, इस प्रकार फैलती जाएंगी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। आगे हम देखते हैं कि जो रिक्टर पैमाना है, रिक्टर पैमाने को हम किसी भी भूकंप से मुक्त हुए ऊर्जा का भी अनुमान लगा सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक अपने निचले पूर्णांक की अपेक्षा 31 गुना अधिक ऊर्जा छोड़ता है। उदाहरण के लिए रिक्टर पैमाना 6 परिणाम वाला भूकंप, 5 परिणाम वाला भूकंप 31 गुना ऊर्जा और 4 परिणाम वाला भूकंप 961 गुना ऊर्जा नियुक्त करता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस प्रकार देख रखा है। आगे हम इसके भूकंप के आने के कारणों के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूकंप के कॉजेज ऑफ earthquakes, भूकंप का विज्ञान जो सिस्मोलॉजी कहलाता है। एक नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाए। आधुनिक खोजों ने यह सिद्ध किया है कि भूकंप आने के मुख्य कारण पृथ्वी की संतुलन अवस्था में खलल पड़ना है, यानी कि जो पृथ्वी संतुलित है उसमें थोड़ा खलल पड़ जाता है, उसके अंदर हलचल हो जाती है, जिस कारण पृथ्वी का संतुलन यानी कि बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस कारण भूकंप आता है। सीधी सी बात है, जिस प्रकार आप देखते हैं कि आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आपका बैलेंस आप सीधे चला रहे हैं, साइकिल सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही आपका बैलेंस बिगड़ा आप पड़ जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी। उसी प्रकार जो पृथ्वी है उसका बैलेंस बिगड़ता है तो वो खुद को चोट नहीं मारती, वो कंपन करती है, ठीक है। तो वो क्या है जिसके कारण भूकंप आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भूप्लेटों का खिसकना। जो आपको पता है कि आप प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत उसमें पढ़ा, तो आपने देखा था कि 9 बड़ी और 6 छोटी प्लेटें हैं, अलग अलग जो प्लेटें हैं वो खिसक रही हैं। जिस प्रकार भारत की जो प्लेट है वो किस प्रकार हिमालय बना, ठीक है, वो उत्तर पूर्व की ओर जिसका सरका, और जिस प्रकार बलन के कारण क्या है जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तो उसी प्रकार जो प्लेटों की खिसकती है आपस में टकराती है उससे भूकंप आता है।
अब अधिकांश वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि भूकंप भूप्लेटों के खिसकने से आते हैं। पृथ्वी का कठोर स्थलमंडल भूपटलों से बना है, इनकी भूप्लेटों से बना है, जिसकी औसत मोटाई 100 किलोमीटर है और इनकी प्लेटों के नीचे दुर्लभता मंडल स्थित है और प्लेटें एक साथ गतिशील रहती है। इन प्लेटों के आपस में टकराने से भूकंप पैदा होता है। अधिकांश भूकंप इन प्लेटों के किनारे पर आते हैं। सीधी सी बात है, जिस पर आप देख सकते हैं कि ये देखिएगा, ये प्लेट आपको दिखा रखी है, अलग अलग प्लेटें समावस्था, ये प्लेट घर्षण पड़ जाते हैं। लेकिन ये अगर मान लीजिए प्लेट आपस में टकराती है दोनों, तो इनके बीच यहाँ क्या भूकंप आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और बेसिक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो जिस प्रकार देखेंगे कि आप मान लीजिएगा एक प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, और दूसरी जो आपकी एशिया की प्लेट है, आप देखेंगे जो चीन के साथ, जिस प्रकार आपने मैप के अंदर देखा हो, तो ये दोनों अगर आपस में टकराएंगी ना, तो इनके किनारों पर, यानी कि दोनों यहाँ आपस में टकराएंगी, तो इनके किनारों पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ टकरा जाएंगी दोनों, मान लीजिए इस प्रकार से ये दोनों टकरा जाएंगी, आपस में भिड़ जाएंगी, तो उनसे क्या है, भूकंप पैदा होगा। जिस पर आप देखते हैं कि कोई दो गाड़ियाँ टकरा जाती है, तो उनके बीच में क्या झटका लगता है ना। वैसे सिंपल गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ दोनों गाड़ी आपस में टकरा जाती है, जहाँ टकराती है वहाँ क्या ज़्यादा टूट फूट होती है। तो उसी प्रकार जो प्लेटें हैं ना, पृथ्वी अलग अलग प्लेटों में बटी हुई, जैसे वो टकराएंगी तो जहाँ टकराएंगे वहाँ भूकंप पैदा होगा। सिंपल सी बात है। आगे हम देखते हैं कि जो ज्वालामुखी क्रिया, आपको पता है कि जो ज्वालामुखी फटता है तो वो क्या करता है, बिल्कुल एकदम झटके के साथ पूरी आग उबलता है, बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले गैस निकलती है, वो गैस को प्रचंडता के साथ उखाड़ देती है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जो आपका बेसिक एग्जांपल है आपका कुकर का, अगर कुकर के अंदर गैस अगर वो सीटी से ना निकले तो वो गैस क्या है, पूरी प्रचंड हो जाएगी और उस ढक्कन को उखाड़ देगी, पूरे कुकर को फाड़ देगी। तो इसी प्रकार जो ज्वालामुखी जो कुकर को यानी कि ज्वालामुखी है वो धरातल को उखाड़ता है ना, तो उससे क्या कंपन पैदा होती है। सीधी सी बात है, जिस प्रकार मैं आपको इस प्रकार झटका लगाता हूँ, तो इससे क्या मतलब कि एकदम स्पीड से झटका लगता है और इसके कारण क्या कंपन पैदा होती है। तो ये इससे क्या होता है कि भूकंप आता है। भूपटल के आने पर प्रयास करता है तो कड़ी शैलों के अवरोध के कारण चट्टाने में कंपन पैदा होती है। और इसके अतिरिक्त भूपटल के कमजोर भागों को तोड़कर मेघमा जब भारी विस्फोट के साथ बाहर निकलता है तो इसे चट्टानों में कंपन आती है और छोटे तरह के सीमित क्षेत्र में भूकंप आते हैं। जहाँ ज्वालामुखी आप फटते ना एकदम, वहाँ एकदम झटका महसूस होता है, लोगों को पता चलता है कि हाँ वो ज्वालामुखी फट गया। जिस पर आप देखते हैं कि टायर फटता है किसी गाड़ी का, तो उससे थोड़ा हल्का सा भूकंप आता है। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, भूपटल के संकुचन, यानी कि आपको पता है कि पृथ्वी एक आग का गोला थी, वो धीरे धीरे संकुचन हो रहा है, उसके अंदर वो सिकुड़ रही है, तो उससे सिकुड़ने से उसका थोड़ा सा पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण क्या भूकंप आता है। उसके बाद में अगला है आपका भूसंतुलन। आप देखते हैं कि जो भूसंतुलन है वो आपको पता है कि पृथ्वी अंदर सियाल साइमानिफे 3 ये परतें पाई जाती हैं। तो जैसे कि ये दिखा रखी है, ये पर्वत है और ये पर्वत क्या है, जिस पर अपर्दन के द्वारा और पानी के अपर्दन के द्वारा के जो अवसाद है, वो हम देखते हैं कि नदियां हैं वो पर्वतों से निकलती है और समुद्र के अंदर अवसाद बहा देती है ले करके। ठीक है, और जो भी अवसाद है वो समुद्र में ले जाके छोड़ देती है। ठीक है, और जैसे जैसे अपर्दन होगा इसकी ऊंचाई कम होगी। ठीक है, जैसे ऊंचाई कम होगी तो यहाँ भार कम होगा और यहाँ भार बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण इस प्लेटों के अंदर बैलेंस बिगड़ जाएगा। जिस पर आप देखते हैं कि तो आपके तोल ताकड़ी आपने देखी होगी, तो उसके अंदर आप क्या है, एक अंदर ज़्यादा वजन रख दीजिएगा तो वो ऊपर हो जाएगी, वो नीचे हो जाएगी तो ऊपर नीचे हो जाएगी। अगर दोनों में समान 1-1 किलो के बाट रखे हुए हैं तो वो क्या है, जिस प्रकार आप तुल ताकड़ी आपने देखी होगी, तो वो इस प्रकार से होती है, उसके अंदर ऊपर रस्सी बंधी होती है इस प्रकार से दो। ठीक है, तो ऊपर रस्सी बंधी होती है, इनको पकड़ा हुआ। अगर उन्हें 1-1 किलो के अंदर आप बाट रखे, उसके अंदर 1-1 किलो के अगर बाट रखते हैं वो समान रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें 2 का रखती है, इसमें 1 का रखती है, तो ये नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। तो इसी प्रकार जो आपकी प्लेट है वो नीचे ऊपर सरक जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ भार में वृद्धि होगी और ज़्यादा अपर्दन हो गया। यहाँ क्या हो गया, और भी ज़्यादा अपर्दन हो गया। अपर्दन हो गया तो यहाँ अवसाद बढ़ गई, यहाँ भार बढ़ गया, तो भार बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये नीचे चली जाएगी प्लेट और ये क्या ऊपर हो जाएगी हल्की होने के कारण। तो यहाँ जो क्या है, इसके बीच में क्या हो गया, घर्षण पैदा हो, जिसके कारण क्या भूकंप पैदा होगा। तो ये सिंपली सी है भूसंतुलन के कारण। अगला है आपका, तो ये हमने आपको समझा दिया भूसंतुलन के कारण। और आगे हम देखते हैं कि जो इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा 1 नंबर में पूछा जाता है। FH रीड के अनुसार चट्टानें रबड़ की तरह प्रत्यावस्था है। ठीक है, इनमें पैदा होने वाले संपीड़न के कारण तनाव की सीमा होती है और इस सीमा के बाद सेल अधिक तनाव सहन नहीं कर पाती और टूट जाती है। सिंपल सी बात है, ये सिंपल प्लेट सामान्य अवस्था है। जैसे कि ये आपका धरातल है, तो ये आपको पता है कि अपना धरातल अलग अलग प्लेटों से बना हुआ है और ये प्लेटें क्या थोड़ी लचीली होती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या है उसके अंदर लचीलापन होता है। ठीक है,
हो सकता है उसको ज़्यादा प्रेशर डालने पर वो उसकी लचीलापन आए। तो इस प्रकार जो आपकी प्लेटें हैं उनके लचीलापन होता है। जैसे यहाँ भार बढ़ाए, जैसे कि इस प्लेट का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ देखिएगा आप, ये भार पड़, इसके अंदर भार बढ़ा तो ये कुछ हद तक तो मतलब इस भार को सहन कर पाई, लेकिन जैसे जैसे इस पर भार पड़ता है तो यहाँ क्या है, इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इस पर प्रेशर कम पड़ता है तो ये टूट जाएगी। आप लकड़ी तोड़ते हैं तो उसी के अंदर आप क्या करते हैं कि उसको कहीं फंसा करके आप तोड़ते हैं, मान लीजिए ये लकड़ी आपकी, और इसको आपको यहाँ से तोड़ना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, किसी लोहे की चीज़ के अंदर फंसा करके इस पर प्रेशर डालेंगे, तो इस पर प्रेशर डालेंगे तो ये टूट जाएगी यहाँ से। तो इसी प्रकार जो प्लेटें हैं वो भी क्या टूट जाती है, और जैसे टूटती है ना तो उसके अंदर झटका पैदा होगा। आप कोई लकड़ी को तोड़िएगा एकदम कट की आवाज़ आएगी तो उससे क्या कंपन पैदा होगी। इस प्रकार वो तो लकड़ी है, लेकिन अगर इसी प्लेटें टूटेगी तो मतलब प्लेटें तो बहुत बड़ी होती हैं तो वो क्या करेगी, उसके कारण तो क्या भूकंप पैदा होगा, ठीक है। अपने अवस्था में भूकंप पैदा होगा, तो इस अवस्था में यहाँ क्या है, भूकंप पैदा हो जाएगा। जलीय भार, ये हमने बता दिया। अब देखते हैं कि जहाँ जलाशय यानी कि बड़े बड़े जलाशय बना देते हैं, बांध वगैरह बना देते हैं, तो वहाँ क्या भार हो जाता है उस प्लेट पर। यही एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लीजिएगा ये यहाँ हमने बांध बना दिया, ठीक है। ये आपका, इसको क्या मान लिया आप, मतलब डैम मान लिया, यहाँ बांध बना दिया, जल इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ पर इस प्लेट पर क्या भार बढ़ जाएगा इस जगह पर, और यहाँ भार कम होगा, ठीक है। तो भार अधिक कम ज़्यादा होने के कारण जो प्लेटें क्या उनके बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण क्या भूकंप आता है। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। जब कभी मानव निर्मित बाड़े जलाशय में जल एकत्रित कर लिया जाता है तो जल भार से नीचे की चट्टानों पर दबाव बढ़ता है, और जिससे भूतल भू संतुलन अस्थिर हो जाता है। अतः इस क्षेत्र में भू संतुलन पुनः स्थापित हो जाता है होता है तब भूकंप आते हैं। और प्रसिद्ध भू वैज्ञानिक डॉक्टर M.S. श्रीकृष्णन के अनुसार 11 दिसंबर 1967 को महाराष्ट्र के कोयना में आए भूकंप का कोयना बांध था, ठीक है। इसका रीजन क्या था, कोयना बांध था। गैसों का फैलाव, अब ये देखें किस प्रकार गैसों का फैलाव। तो भूगर्भ ऊंचे ताप के कारण चट्टानें पिघलने और रिसे हुए समुद्री जल के उबलने से गैस की उत्पत्ति होती है, जिससे गैस गर्म होकर फैलती है, जिससे चट्टान दबाव पड़ता है, चट्टान से बढ़ता हुआ दबाव उनमें कंपन पैदा करता है। यानी कि पृथ्वी के नीचे हम देखते हैं कि जो समुद्र का जल है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, और नीचे क्या है, पृथ्वी यानी कि गर्म है तो वो क्या है, गर्म जल हो जाएगा, उससे भाप बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो भाप क्या है ऊपर की ओर निकलेगी, वो प्रेशर डालेगी, जिससे थोड़ा हल्का सा भूकंप आ जाएगा। अन्य कारण बहुत सारे जो कारण हैं वो हम देख सकते हैं। जो अन्य कारण भूसंकलन है, भारी हिमखंड है का ढलानों के नीचे की ओर गिरना, चूने पत्थर में बड़ी बड़ी गुफाओं की छतों का गिरना, खानों की छतों के नीचे बैठना, पोखरण जैसे परमाणु बम परीक्षण, ये भी इसका रीजन है। भारी मशीनें, रेलों का चलना। आप देखेंगे किसी का रेलवे लाइन के पास घर है ना तो उसको झटके से महसूस होंगे। आपने कई फिल्मों में देखा होगा जिनके घरों के पास उनके लोगों के बर्तन हिलने लगते हैं, या किसी का घर रेल के लाइन के पास होगा तो उनको ये तो हल्का सा महसूस होता ही होगा, ठीक है। नहीं होता तो आप कभी स्टेशन पर जाइएगा, जहाँ से मालगाड़ी, आप स्टेशन पर कहीं खड़े हैं वहाँ से मालगाड़ी गुजरेगी ना तो आपको थोड़ा हल्का झटका सा महसूस होगा, कंपन महसूस होगी धरती के अंदर। इसी प्रकार किसी के घर में जैसे कि इंजन चल रहा है तो उससे भी क्या है, दीवारें थोड़ी थोड़ी कंपन पैदा होती है धरती के अंदर। तो ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मतलब जो एग्जाम्पल है, जो थोड़े से लेवल का भूकंप आता है उसके ऊपर रन कर रहा है। यहाँ हम क्लासिफिकेशन करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि जो भूकंपों का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। भूकंपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द सामान्य विशेषताओं के आधार पर भूकंपों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के कारणों के आधार पर, ठीक है, प्राकृतिक भूकंप, ठीक है, और कृत्रिम भूकंप। उत्पत्ति कारण यानी कि प्राकृतिक माने जो भूकंप आया है वो किस कारण आया है, यानी कि प्रकृति ने वो भूकंप ले आई है या उस भूकंप को लाने के अंदर मनुष्य का हाथ है। इस पर आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है, उत्पत्ति कारण, कृत्रिम और मानव कारण, ठीक है। और दूसरा आपका है कि उद्गम की केंद्र की गहराई के आधार पर, यानी कि वो भूकंप बिल्कुल ऊपर या है, मध्य में, या बहुत गहराई से निकल कर आया है भूकंप, कहाँ से उत्पन्न हुआ इसके आधार पर। दूसरा स्थिति के आधार पर, स्थलीय है अब समुद्र, यानी कि वो जो भूकंप आया वो समुद्र में आया अभी धरातल पर कहाँ है ये देखना, ठीक है। और अगला आपका जो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पत्ति के कारणों के आधार पर, इसका हम देखते हैं।
तो उत्पत्ति के कारणों के आधार पर भूकंप इस प्रकार दो भूकंप है। प्राकृतिक भूकंप यानी कि भूकंप जिसके अंदर प्राकृतिक कारण होते हैं, जिस प्रकार की ज्वालामुखी फटना। ज्वालामुखी जब फटता है तो आपको पता है कि बहुत मतलब भूकंप आता है, ठीक है। ज्वालामुखी जैसे फटता है, चट्टानों को तोड़कर एकदम लावा बाहर निकलता है, तो उसके कारण क्या है, भूकंप आता है। ज्वालामुखी उदागर के समय भूगर्भ की गहराइयों से तेजी से मुड़ता हुआ मैग्मा गैसों, वाष्प, जल, भूपटल बहुत बड़े भाग का विस्फोट के साथ तोड़कर ऊपर छलकते हैं, तो भूकंप आता है। दूसरा आपका रीजन है प्राकृतिक कारणों के अंदर आपका विवर्तनिक भूकंप, यानी कि प्लेटों का आपस में आगे पीछे विवर्तनिक बलों यानी कि टेक्टोनिक फोर्सेस में प्रभाव से चट्टानें अपने मूल स्थान से ऊपर नीचे क्षैतिज रूप में दाएं बाएं होने लगती है, और इस भूसंचरण में भर्षण, दरारें, घाटियां और ब्लॉक पर्वतों की रचना होती है, जिसके फलस्वरूप विनाशकारी भूकंप आते हैं। सन 1923 में जापान की संगामी खाड़ी में आया भूकंप भ्रंशमूलक भूकंप था, और इन्हें संरचनात्मक भूकंप भी कहा जाता है। इन भूकंपों इनका जो प्रभाव 5 से 20 वर्ग किलोमीटर तक होता है। स्मारक समस्थैतिक भूकंप क्या है वो देख। पृथ्वी कमजोर भाग जैसे परिप्रशांत प्रदेश और अथवा नवीन वलित पर्वत प्रदेशों में भूसंतुलन की दिशा बिगड़ती ही तथा भूसंचरण होने लगती है, और इसमें चट्टान टूटकर समायोजित होने का प्रयास करती है, जिससे भूकंप आता है। अगला आपका वितलीय भूकंप, यानी कि भूकंप पृथ्वी के अंदर 300 से 720 किलोमीटर गहराई में उत्पन्न होते हैं, और कभी इनके बारे में इनका बहुत कम है ज्ञान, बहुत कम है। अनुमान की वितलीय भूकंप रासायनिक खनिजों और विस्फोट चट्टानों के खनिजों पुनर्गठन से होता है, यानी कि ज़्यादा गहराई से आएंगे उनका कम ही पता चल पाता है, पृथ्वी के बिल्कुल गहराई के अंदर होते हैं। कृत्रिम भूकंप के अंदर हम देख लेते हैं, तो कृत्रिम भूकंप जो जिसके पीछे मानव का हाथ है, जिस प्रकार आप सुरंग खोद देंगे, सुरंग खोद दी, उसकी ढाई पड़ जाएगी, मान लो नीचे आपने सुरंग खोद दी और उसकी क्या ढाह पड़ जाएगी, तो वो क्या है, उससे थोड़ा हल्का भूकंप हो। बांध का निर्माण कर दिया आपने, बड़े बड़े भवन बना दिए, उससे क्या है, जो पृथ्वी प्लेटों से बनी हुई है, तो उस प्लेट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार दिल्ली, मुंबई शहरों में आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ठीक है, तो वहाँ भूकंप आएगा, क्योंकि वहाँ क्या है, जो कृत्रिम रीजन होगा उसके पीछे आपने पृथ्वी है, पृथ्वी का अलग अलग प्लेटों से बनी हुई है, तो उस प्लेट पर आपने वजन बढ़ा दिया, तो उससे सिंपली भूकंप आए। रेल ट्रैक से थोड़ी हल्का भूकंप आता है, परमाणु विस्फोट, ये हमने पहले भी देख लिया था। अब देखते हैं कि हम जो उद्गम उथले भूकंप या साधारण भूकंप है, इन्हें भूकंपों को उद्गम मूल 70 किलोमीटर गहराई तक होता है। तो सबसे पहले कि यहाँ के कि उद्गम की गहराई के आधार पर, यानी कि कोई भी भूकंप जो आया है वो कितनी गहराई से है। अगर वो बहुत ज़्यादा गहराई से है, बीच से है या ऊपर से है, तो उथले भूकंप, ये जो भूकंप है 70 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं। इनकी अगर धरातल में आप नीचे 70 किलोमीटर चले जाएं, वहाँ से अगर भूकंप उत्पन्न होगा तो उसे उथले भूकंप या साधारण भूकंप कहते हैं। मध्यवर्ती भूकंप, यदि भूकंप पृथ्वी की धरातल नीचे 70 से 300 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न होते हैं तो उन्हें मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। गहरे भूकंप, इन्हें वितलीय भूकंप भी कहते हैं। इन्हें भूगर्भ से 300 से 720 किलोमीटर की गहराई से अगर उत्पन्न होते हैं तो इन्हें गहरे भूकंप कहेंगे, सीधी सी बात है। स्थिति के आधार पर, यानी कि भूकंप कहाँ है भाई, समुद्र के अंदर आया या फिर आपका महाद्वीप के अंदर आया, यानी कि महासागरों के अंदर आया या महाद्वीप के अंदर आया। स्थलीय भूकंप, ये भूकंप महाद्वीप और बड़े बड़े द्वीप पर आते हैं और अत्यधिक घातक और विनाशकारी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो महाद्वीप है, यानी कि स्थलीय भाग है, तो वहाँ लोग रह रहे हैं, तो उसका विनाशकारी प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, मकान वगैरह टूट जाएंगे, लोग नीचे दब के मर जाएंगे, ठीक है, तो इसका ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव होगा। उसके बाद में समुद्री भूकंप है, यानी कि समुद्र के अंदर आते हैं। समुद्र के अंदर भूकंप आते रहो भाई, किसको क्या पता है, मतलब हो सकता है कि समुद्र के अंदर कोई जहाज गया हुआ है, लेकिन अगर ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आता है उससे सुनामी आएगी, और सुनामी लहरों के कारण क्या जो भारी तबाही होगी। 26 दिसंबर 2004 को भारत में आए दक्षिण पूर्वी एशिया में जैसे तटों में आई थी, यानी कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी भारत के अंदर आई थी। अब हम देखते हैं कि भूकंप के प्रभाव क्या है भाई, सीधी सी बात है। तो चित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रभाव है ये इस प्रकार, आप ध्यान से देख सकते हैं। कोई इंडस्ट्री है यहाँ, इसके आसपास तो भूकंप आया तो ये पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई है, तो ये तबाही का मंजर आपको देखने को मिलता है जब भूकंप आती है। तो आपको पता है कि भूकंप आने से बहुत ज़्यादा तबाही मचती है, कोई खुशी थोड़ी होती है भी भूकंप आ गया भी नाचो गाओ, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब तबाही आती है, तबाही मचती है, देख सकते हैं आप तस्वीर में, ठीक है। इन तस्वीरों से साफ साफ आपको दिखाई दे जाता है कि किस प्रकार विनाशकारी तस्वीरें। और भी आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप पढ़ते रहते हैं कि भूकंप के कारण कितने लोग मारे गए और कितने ज़्यादा जान मान की हानि हुई, तो बहुत सारे जो प्रभाव यानी कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, तो हम देखते हैं उनके बारे में। तो हमने देखा था कि जो विनाशकारी यानी कि जन धन अपार हानि, भूकंपों न केवल हजारों लोगों मारे जाते हैं बल्कि भारी मात्रा में जो आर्थिक नुकसान होता है, यानी कि लोगों के घर वगैरह नष्ट हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये आप तस्वीर दिखा रखी है आपके गुजरात का, ये राज्य दिखा रखा है। तो यहाँ भूकंप जो आया था कच्छ के रण के अंदर, तो यहाँ से जो प्रभावित क्षेत्र दिखा रखा है, इस प्रकार इसकी जो भूकंप रेखाएं दिखा रखी है। तो यहाँ जो आसपास था वहाँ के बहुत सारा तबाही मची थी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब जो भूकंप आया था, तो इसके कारण काफ़ी जान माल की हानि हुई थी भारत के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर। और ऊपर उठ ये दिखा रखा है कि मकान और ऊपर उठ जाते हैं, नदी मार्ग भूस्खलन के कारण जल प्रवाह अस्थायी रूप से अवध रूप हो जाता है और परिणाम स्वरूप नदी मार्ग बदल जाते हैं। यानी कि भूकंप आएगा तो क्या चट्टानें हिलेगी, चट्टान के मलबा भूस्खलन के कारण नदी के मार्ग में अट जाएगा, जिसके कारण क्या है जो नदी बंद हो जाएगी, मतलब एक बार नदी का जल रुक जाएगा और उसके बाद वो इकट्ठा होगा तो एकदम झटके के साथ आएगा, तो जिसके कारण क्या है बाढ़, नदियों के अंदर बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों दशाओं में निचले तथा नए क्षेत्रों में बाढ़ आती है। 1950 में असम में आए भूकंप के कारण दिहांग ब्रह्मपुत्री नदियों में मार्ग बदल गए और सुबोरीसिरी नदी बांध टूट गया। और इसी प्रकार टिहरी गढ़वाल के भूकंप आने से स्थानों पर राफ्ट झीलें बनी और सिगरेट भी टूट गई और इससे निचले क्षेत्रों को बड़ी हानि उठानी पड़ी। भयंकर समुद्री लहरों का उठना दूसरा रीजन है कि भयंकर समुद्री लहरें उठेंगी। आपको पता है कि अगर महासागर के अंदर भूकंप आ गया तो उससे क्या होगी कि कंपन के कारण जो लहरें इस प्रकार उठेंगी और वो सुनामी ला देंगी, ठीक है। और कहरा कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो 1960 में चिल्ली में आए भूकंप उत्पन्न सुनामी का ही कारण था। क्राकाटोआ ज्वालामुखी के उद्गम से 1883 में आए भूकंप के कारण जावा और सुमात्रा के समुद्रों में 120 मीटर ऊंची सुनामी तरंगें उत्पन्न हुई थी। यानी कि ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से कंपन हुआ और कंपन से क्या है जो समुद्र का जल क्या है हिला और जिसके कारण क्या सुनामी आ गई। उसके बाद में कि दरार पड़ जाना, हमने देखा तस्वीर में, मैंने देखा भी था कि भूतल में दरार व धसाव हो जाता है, बहुत बड़ी गहरी गहरी दरारें हो जाती है और ठीक है, और जिसके अंदर बहुत सारे पशु बड़ी बड़ी इमारतें समा जाती है, ठीक है। और सन 1897 में असम में आए भूकंप के कारण 12 मील लंबी और 35 फुट चौड़ी दरार पड़ गई। और 1819 के सिंध डेल्टा के भूकंप में अपतटीय समुद्र में 80 किलोमीटर लंबा 26 किलोमीटर चौड़ा एक द्वीप बन गया और अनेक द्वीपों के कारण समुद्री जल तलीय तटीय भाग निमज्जन हुआ। अगला आपका गैस जल व कीचड़ का बाहर आना, यानी कि आपको पता है कि जो भूकंप आता है उसके कारण क्या यानी कि बहुत गहरी गहरी खाई हो जाती है, जिसके कारण जो कीचड़ कादे वगैरह वो बाहर निकल आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन कुछ लाभ भी हैं, उनको हम देखेंगे। तो वो कौन कौन से लाभ है कि भूकंप के माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। हमने जब वो चैप्टर पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो यहाँ भूकंप की जो तरंगे होती हैं प्राथमिक द्वितीयक और एल वेव तरंगे, उनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आंतरिक संरचना का पता लगाने में कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, ठोस है, तरल है, किस प्रकार की संरचना है, उसका पता चलता है। भूकंप के बल से उत्पन्न भ्रंशन वलन अनेक भूकारों को जन्म देते हैं, कि पर्वत पठार मैदान। आपको पता है कि जो पृथ्वी जब पहले बनी थी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आए थे, जिसके कारण जो ये वर्तमान रूप में हमें दिखाई दे रही है पर्वत पठार मैदान, ये बढ़ने में सहायक होते हैं, ठीक है। भूकंप के समय भूमि में धंसने से झरने, झीलों, नए जलाशय स्रोत की रचना होती है, यानी कि भूमि नीचे धंस जाएगी, उनके अंदर पानी पड़ जाएगा तो झील जलाशय का निर्माण हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जो भूकंप समुद्री तटीय भागों में आए भूकंप के कारण गहरी खाड़ियों का निर्माण होता है और सुरक्षित पोताश्य बन जाती है। यानी कि समुद्र के सारे अगर तट है तो वहाँ की गहरी गहरी खाइयाँ बन जाएगी और वहाँ क्या फिर मतलब गहरी खाई बन जाएगी, उनमें पानी भर जाएगा समुद्र का, और वहाँ से फिर क्या मतलब वहाँ तक आप बिल्कुल तट के नज़दीक क्या आप जहाज़ों को ला सकेंगे, वो आपके लिए पोताश्य यानी कि बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह बन जाएगा। भूकंप का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। वर्तमान समय में भूकंप तरंगे चट्टानों की अपनतियों से गैस व तेल भंडार ज्ञात करने में सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि कई बार भूकंप आ जाता है, धरातल फट जाता है तो नीचे से तेल निकल जाता है, ठीक है। इस प्रकार दिखा रखा है कि तेल खोजने सबसे पहले म्यांमार बर्मा के अंदर 1855 में वैज्ञानिक डी ओल्डम ने किया था। और इसके अतिरिक्त भूकंप से हुई चट्टानों की उथल पुथल से अनेक प्रकार के खनिजों भी प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि नीचे से खनिज पदार्थ निकल आते हैं, तो ये भी लाभ है। दूसरा है कि भूकंप से भूस्खलन क्रिया होती है जिससे मृदा के निर्माण में सहायक होती है और कृषि को प्रोत्साहन देती है, यानी कि नई परत, मिट्टी की परत निकल आती है, उससे क्या है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। भूकंप के समय भूभागों के धंस जाने से विस्तृत झीलों का निर्माण होता है, सिंचाई, मत्स्य, पर्यटन के लिए ये लाभदायक होती हैं। अब हम देखते हैं कि विश्व के अंदर कहाँ कहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। ये आपके पृथ्वी का मैप दिखा रखा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दिखा रखा है आपको किस कहाँ कहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो
सबसे ज़्यादा ये आपको इस डायरेक्शन में यहाँ दिखा रखी है कि जो प्रशांत मेखला है, यहाँ दिखा रखी है आपको प्रशांत मेखला। और ये यहाँ, क्योंकि यहाँ पृथ्वी आपको गोल है, सही समझ में नहीं आ रही, इस पार्ट को इससे जोड़ दिया जाएगा। अगर हम पृथ्वी पूरी गोल, आपको ये पूरे गोले के अंदर पूरी मतलब दिखा रखी है, अगर इस पर जुड़े हैं तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। आपको पता है, मैप के अंदर आपने समझा भी होगा। तो ये और ये क्या प्रशांत मेखला है, ये आपकी क्या प्रशांत मेखला है। तो प्रशांत मेखला सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं प्रशांत मेखला, और दूसरी मध्य अटलांटिक। इस प्रकार आपको जो दिखा रखे है मध्य अटलांटिक, ये जो आपको दिखा रखे मध्य अटलांटिक श्रृंखला जहाँ भूकंप आते हैं, ठीक है। और अन्य जो आपको दिखा रखे हैं डॉटेड डॉटेड से, ये आपके अन्य है। और मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर भी आपको जो भूकंप दिखा रखे हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये आपको दिखा रखे ये रहा मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो ये आपकी इंडिया इसके अंदर मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर आता है। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि भारत के जो भूकंप है आते हैं वो किस महाद्वीपीय पेटी के अंदर है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिकांश भूकंप नवीन वलित पर्वतों के किनारे एवं सारे समुद्री तटों पर पाए जाते हैं, जहां समस्थैतिक समायोजन की प्रक्रिया आज भी जारी है। भूकंपों और ज्वालामुखी का वितरण मिलता जुलता है, यानी कि एक सही है, सिंपल सी बात है, जहां ज्वालामुखी आएंगे वहां भूकंप आने ही आने हैं, ठीक है। और भूकंप और ज्वालामुखी का चोली और दामन का साथ है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा भी था, आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रशांत महासागरीय पेटी। तो सर्वाधिक भीषण विस्तृत भूकंप प्रशांत विनाश प्लेटों के क्षेत्रों में आते हैं। विश्व के अधिकांश से 68% भूकंप जो है प्रशांत महासागरीय तटीय भागों में आते हैं, और इसे अग्निवलय कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ज्वालामुखी भी आते हैं इसी पेटी के अंदर। ये जो प्रशांत महासागरीय पेटी है, ज्वालामुखी की पेटी भी, जब हम ज्वालामुखी करेंगे उसमें पढ़ेंगे। प्लेटों के किनारे ज्वालामुखी के उद्भेदन तथा स्तर प्रश्न की संयुक्त प्रक्रिया फलस्वरूप भीषण भूकंप आते हैं। और प्रशांत महासागरीय परिमेखला में पश्चिमी भाग पूर्वी एशिया कमचटका प्रायद्वीप से शुरू होकर क्यूराइल, जापान, ताइवान, फिलीपींस, हिंदोसिया के द्वीपों से होता हुआ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक चला जाता है। इस परिमेखला का पूर्वी भाग अलास्का से आरंभ होकर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों के साथ साथ दक्षिणी पेरू, चिली तक चला जाता है। और इस पेटी के ज़्यादातर भूकंप का उद्गम केंद्र 25 किलोमीटर गहरा होता है, यानी कि 25 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई से ही आते हैं भूकंप। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो आप प्रशांत महासागरीय, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपको दिखा रखी है जिस प्रकार से, ये आपकी प्रशांत महासागरीय मेखला है, और इधर से ये दिखा रखी है आपको। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी है, और सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी इसी के अंदर ही आते हैं। ये कहाँ से, ये उत्तरी अमेरिका के जो अलास्का का जो क्षेत्र है वहाँ से शुरू होकर के, और नीचे आपका जो दक्षिण अमेरिका के जो चिली वगैरह देश है यहाँ तक होती हुई नीचे तक चली जाती है। और इधर फिर से ये पूर्व के अंदर कहाँ से मुड़ जाती है, ये एशिया के पूर्वी तटीय भागों से होती हुई नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से परे न्यूजीलैंड, इस प्रकार से आगे चली जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि जो मध्य मध्य अटलांटिक पेटी, तो ये भूकंपों की यह पेटी मध्य अटलांटिक महासागर में डूबी एस आकृति की कटकों के निकटवर्ती अनेक द्वीपों पर विस्तृत है। इस पेटी में भूकंपों होने का प्रमुख कारण महासागरीय नीतल का प्रसारण, यानी कि आपको पता है कि जो आपने पढ़ा होगा महासागरीय नीतल, यानी कि गहरी जो एस आकार की यहाँ महासागर की आकृति है, तो यहाँ ये पाई जाती है। ये रही आपकी मध्य अटलांटिक जो पेटी, ये यहाँ पाई जाती है, ये रही, ठीक है। तो ये पेटी यहाँ पाई जाती है, और ये द्वीपों के अंदर तीव्रता के उथले भूकंप दर्ज किए जाते हैं। महान दरार घाटी या लाल सागर इसी पेटी के विस्तार माने जाते हैं। आगे मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो इस पेटी के तलीय भाग से गुजरने वाली मध्य भूकंप पेटी पश्चिम के केप वर्डे द्वीप से आरंभ होकर पुर्तगाल, मध्य भूमध्यसागर, नवीन मोड़दार पर्वतों से होकर एशिया के माइनर पहुंचती हुई है। हिमालय के सहारे होती हुई म्यांमार के साथ दक्षिण से होकर और झुककर पूर्वी द्वीप समूह में जाकर अंततः प्रशांत महासागर पेटी में जा मिलती है। ये देखिएगा आप, ये दिखा रखा है आपको, ये जो आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी ये दिखा रखी है आपको, यहाँ तक मिल जाती है, यानी कि यहाँ से ये शुरू हुई, यहाँ से फ्रांस जो देश है, इंग्लैंड वगैरह देश है, और इटली वगैरह जो देश है, यहाँ से शुरू होकर के मध्य सागर से ईरान, इन देशों से होती पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, आपका बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ से होती है, यहाँ तक ये पहुँच जाती है। तो ये आपकी ये दिखा रखी है ना आपको, जो डॉटेड डॉटेड ये, तो ये यहाँ से अफ्रीका के अंदर भी ये पेटी ये दिखा रखी है। तो ये आपको, और ये थोड़ी सी डॉटेड डाटा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अन्य क्षेत्र के अंदर आ जाती है। और ये जो आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी यहाँ दिखा रखी है आपको, तो ये आपको इस प्रकार आप ये लो, उस मैप कोर के आ सकते हैं, आपको अच्छे नंबर आएंगे। मैप आप कोरने की कोशिश करें। आगे आपको और
जो दिखा रखे हैं कि विश्व के 21% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं और यहाँ आने वाले अधिकतर भूकंप संतुलक मूलक हैं, ठीक है, भ्रष्ट मूलक किस्म के होते हैं। अंत अंतः प्लेट भूकंपीय नेता, यदि विश्व के अधिकांश भूकंपीय प्लेटों की सीमाओं के केंद्र पर फिर भी महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म पर भी कभी कभार उथले भूकंप के अंदर भूकंप आते हैं। और अब पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रायद्वीप भारत में ऐसे भूकंप उल्लेखनीय और भूकंप अनेक विद्वानों दरारी प्रक्रिया पूरी न हो पाने यहाँ के भूकंप के कारण मानते हैं। तो ये जो आपके भूकंप यहाँ दिखा रखे हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो भूकंप भारत के अंदर कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं उनकी डिटेल। और उससे पहले हम ये एक चार्ट दे रखे हैं जिसके अंदर विश्व के अंदर जो भूकंप आए हैं अब तक उनकी जो पूरी डिटेल दे रखी है, कितनी भूकंप का जो तीव्रता भूकंप है। 1915 की बात है, एवेंजारो इटली के अंदर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, इसके अंदर लगभग 30,000 लोग मारे गए। 1918 के अंदर दक्षिणी पूर्वी चीन के अंदर 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था और इसके अंदर लगभग 10,000 लोग मारे गए। कानसू चीन में आया था 8.5 तीव्रता भूकंप, 1,80,000 लोग मारे गए। टोक्यो याकोहामा जापान 1923 के अंदर आया था, 8.3 तीव्रता का भूकंप था, 1,63,000 लोग मारे गए। अगला जो आपका भूकंप है 1927 में नाशान चीन में आया था, 8 से लेकर 8.3 तीव्रता का, 1,80,000 लोग मारे गए। उत्तरी मध्य चीन में आया था 7.4 तीव्रता भूकंप 1933 में, 10,000 लोग मारे गए। इस प्रकार आप देख सकते हैं बिहार, क्वेटा, चिल्ली, टर्की, कांगो, अलग अलग ये भूकंप जो आए थे, अलग अलग तीव्रता के भूकंप, जिससे क्या है भारी नुकसान हुआ। तो आज तक का जो इतिहास भारत के अंदर ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है कि 2001 के अंदर भुज गुजरात में आया था 8.1 तीव्रता का भूकंप था, लगभग 50,000 लोग मारे गए। तो ये अलग अलग देशों के अंदर जो भूकंप आए हैं अब तक के जो इतिहास के अंदर। और जो नज़दीकी जो भूकंप आया था आपको पता है 2015 के अंदर नेपाल के अंदर आया था 7.8 तीव्रता का भूकंप और इसके अंदर 8,857 लोग मारे गए। और 2015 में अफगानिस्तान के अंदर 7.5 तीव्रता का जो भूकंप आया था उसके अंदर 398 लोग मारे गए। तो भारत के अंदर कहाँ कहाँ आते हैं भूकंप, ये हम डिटेल में देख लेते हैं। भारत में कोई भी क्षेत्र भूकंप के प्रभाव से अछूता नहीं है। भारत मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी में आता है और सबसे अधिक भूकंप भारत के हिमालय क्षेत्र में आते हैं। और इसका कारण यह है कि ये नवीन मोड़दार पर्वत आज भी ऊपर उठ रहे हैं और इससे इस क्षेत्र का संतुलन बिगड़ता है और भूकंप आते हैं। अरावली से पूर्व में असम तक फैले उत्तरी भारत के मैदान जलोढ़ के भारी जमाव द्वारा उत्पन्न भूसंतुलन के कारण भूकंप आते हैं। मैदानी भाग के भूकंप के कम विनाशकारी होते हैं। दक्कन पठार अब तक के भूकंप इसलिए मुक्त समझा जाता था क्योंकि यह विश्व के कठोर स्थल खंडों में से एक था। लेकिन यह सन 1967 में कोयाना और सन 1993 में लाटूर में आए भूकंपों ने इस भूकंप के भ्रम को तोड़ दिया और फिर भी यह माना जा सकता है कि दक्षिण पठार में बहुत कम भूकंप आते हैं। तो इनका हम देख लेते हैं जो भारत के अंदर जो भूकंप भविष्यवाणी, भारत के अंदर जो भूकंप के क्षेत्र ये देख सकते हैं आप इस चार्ट के द्वारा, जो आपको बिल्कुल इस प्रकार लाइन दिखा रखी है। वहाँ बिल्कुल ये दिखा रखे हैं वहाँ बिल्कुल कम भूकंप आते हैं। न्यून भूकंप जहाँ बिल्कुल गोल गोल से दिखा रखे हैं आपको, वहाँ बिल्कुल न्यून भूकंप आते हैं। सामान्य भूकंप जिस हाँ बिल्कुल ये डोटे डोटे हल्का सा रखा है, यह सामान्य भूकंप आते हैं। अधिक भूकंप जहाँ आपको दिखा रखे हैं यहाँ अधिक भूकंप आते हैं। और बहुत अधिक भूकंप तो आपके अधिकतम भूकंप जो आपके पूर्वी भारत के जो राज्य है वहाँ ये नेपाल के साथ लगते, उत्तराखंड के अंदर, यहाँ गुजरात के अंदर आपको पता है कि भुज के अंदर आया था, तो यहाँ ज़्यादातर भूकंप आते हैं। आप देख सकते हैं। तो ये चार्ट बना करके आएंगे तो आपको अच्छी पता चल जाएगा कि भूकंप जो कहाँ कहाँ आते हैं भारत के अंदर। तो ये आपने देखा। तो सबसे पहले हम